हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के 7वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जनकों से उनके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पौत्रिक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि माता पिता का जो है लक्षण है, संतानों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आ गया, विभिन्नता। तो जीव के ऐसे गुण जो उसे अपने जनको अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्य से भिन्न होते हैं, वो विभिन्नता कहलाते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जीव का ऐसा गुण जो अपने माता पिता से अलग हो या जिस जाति का है उससे अलग हो, तो उसी को हम लोग विभिन्नता बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वंशानुगति किसे कहते हैं। वंशानुगति किसे कहते हैं। तो वे लक्षण जो जनकों से संतान में जाता है वंशागत लक्षण कहलाता है, तथा यह प्रक्रिया जो है वंशानुगति कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आगे जो इसका पॉइंट है देखिएगा, आनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1822 में ऑस्ट्रिया नामक देश में हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं। तो देखिए, सिंपल सा बात कहा जाए कि जीन में परिवर्तन के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको जीनोटाइप कहते हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है किसी जीव की जीनी संरचना एवं जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। मतलब जीन वाले संरचना को, ठीक है ना, यानी जीन में चेंजिंग परिवर्तन, वो जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जीन कोश किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी जाति विशेष के आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी की जीन कोश कहलाती है। कहने का मतलब किसी भी जाति का हो, उस आबादी का, उसमें कुछ आबादी हो, उसके समस्त जो है आबादी को जीन कोश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जाति उद्भवन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पूर्व स्पीसीज मतलब एक ही प्रकार के पौधे या पशु के अंग से नई स्पीसीज का निर्माण जाति उद्भव कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई पहले का जीव है और उससे नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जाति उद्भव कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समजात अंग किसे कहते हैं। तो देखिए, दो ऐसे अंग जो बने हो एक जैसे हैं, दो ऐसे अंग जो बने तो एक जैसे हैं परंतु उनके कार्य जो है अलग अलग हैं, समजात अंग। कहने का मतलब है कि दोस्तों जो है ऐसा अंग जो उत्पत्ति के दृष्टि से एक हो, ठीक है, लेकिन कार्य अलग अलग करे, समजात अंग कहलाता है। जैसे में मनुष्य के हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, आगे वाला जो पैर है, बिल्ली के अग्रपाद और पक्षी के पंख, ये जो है उत्पत्ति के दृष्टि से एक हैं लेकिन इनका कार्य अलग अलग है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, असमजात अंग किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे दो अंग जिनकी बनावट जो है अलग है, भिन्न है, परंतु उनका कार्य एक है, असमजात अंग कहलाते हैं। जैसे में मान लीजिए पक्षी और तितली, दोनों का तो उत्पत्ति के दृष्टि से अंग जो है अलग है लेकिन कार्य जो है दोनों उड़ने का ही करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है। तो देखिए, एक जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का एक निर्धारण क्या कहलाता है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी चीज़ का हमें हड्डी प्राप्त हुआ, जीवाश्म प्राप्त हुआ, अब हमें पता करना है कि ये कितना पुराना है, तो रेडियो कार्बन के द्वारा हम
ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो देखिए मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो है, गुणसूत्र जो है 23 जोड़ी होती है। इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, इसे ऑटोसोम कहा जाता है। 23वें जोड़ा भिन्न आकार के होते हैं, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण क्या है? देखिए मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से प्रथम 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं। देखिए मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, नर हो या चाहे मादा हो, वो दोनों में समान होते हैं। लिंग निर्धारण इन 22 जोड़े गुणसूत्र पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब है कि अगर 22 जोड़ी गुणसूत्र रह जाए तो ना तो वो कह सकते हैं कि स्त्री है ना पुरुष है, ये निर्धारित नहीं करता है। 22वां गुणसूत्र जो है ये निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि ये जो है नर और मादा में एक समान XX प्रकार के होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये नर और मादा में सेम होता है, अतः इसे अलैंगिक गुणसूत्र कहा जा सकता है, चाहे ऑटोसोम भी कहा जा सकता है। अंतिम जो होता है 23वां जोड़ा गुणसूत्र नर में XY प्रकार के, जबकि मादा में XX प्रकार की होती है जो लिंग का निर्धारण करती है। कहने का मतलब है जो 23वां गुणसूत्र है यही निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है ना, जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो डबल X प्रकार का गुणसूत्र बनता है, जो कि मादा जो है गुणसूत्र है। इसका मतलब यह है कि वो लड़की का जन्म होगा। ठीक है ना, इस XX आए तो लड़की का जन्म होगा, लेकिन नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुण से मिलता है तो XY प्रकार का गुणसूत्र बनता है जो नर गुणसूत्र है, अतः लड़के का जन्म होगा। इसी को हम लिंग निर्धारण कहेंगे। ठीक है, और ये पूरी तरीका से है नर पर निर्भर होता है कि लड़का होगा कि लड़की। इसमें जो है हमेशा जो है दोषी होता है, नर ही दोषी होता है अगर किसी को लड़की होती है या किसी को लड़का होता है। लिंग निर्धारण में पूरा जो है नर पर डिपेंड होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है? तो देखिए लाखों करोड़ों वर्ष पुराने मिट्टी अथवा चट्टानों में दबे हुए मृत जीवों को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्मों से जैव विकास के क्रम का पता चलता है। कहने का मतलब है कि लाखों करोड़ों वर्ष मिट्टी के अंदर, चट्टानों के अंदर दब गया है मृत जीव का शरीर, अब वो मिल रहा है, उसको हम जीवाश्म कहेंगे। इसी से पता चलता है कि पहले की तुलना में और अब की तुलना में किस तरीक़ा से विकास हो रहा है।